नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। सदन में आज हंगामे के आसार। अडानी के मुद्दे पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बरप सकता है हंगामा। हरियाणा में विपक्ष के नेता के संकट से जूझ रही कांग्रेस, हुड्डा को छोड़ किसी और को जिम्मेदारी देने के मूड में हाईकमान। बिहार विधानसभा में घिरेगी नीतीश सरकार, विपक्ष ने शराब नीति को लेकर खोला मोर्चा, आज भी प्रदर्शन करेंगे तेजस्वी यादव। बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर हलचल तेज, आज तय होगी जिला अध्यक्षों के लिए गाइडलाइन, बीजेपी ने बुलाई कार्यशाला। एमपी में मोहन सरकार की बढ़ेगी परेशानी, मोहन सरकार फिर ले रही 5,000 करोड़ का कर्ज, आज खाते में आएगी रकम। मणिपुर में युवक के लापता होने पर बोले सीएम बीरेन सिंह, अपराधियों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए जारी रहेगा सर्च ऑपरेशन। अमेरिकी कोर्ट में महाभियोग पर अडानी ग्रुप का बयान, आरोपों में अडानी का नाम नहीं। संभल जामा मस्जिद हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 21 लोगों को पकड़ा। यूपी में एक बार फिर गरजा बुलडोजर, 150 अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त, विरोध करने वालों को पुलिस ने खदेड़ा। साइक्लोन फेंगल मचाएगा कहर, तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट, एनडीआरएफ तैनात, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी। ट्रंप कैबिनेट में एक और नियुक्ति, इमिग्रेशन ग्रीड को मिली अहम जिम्मेदारी, चीन के लिए बढ़ सकता है खतरा। लेबनान में जंग की आग होगी शांत, इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम को दी मंजूरी। एस जयशंकर से मिले एंटनी ब्लिंकेन, सुरक्षा चुनौतियों से निपटने समेत कई मुद्दों पर चर्चा। रूस ने जासूसी के आरोप में ब्रिटिश राजनयिक को किया निष्कासित, रूसी टीवी चैनलों पर दिखाई गई फोटो। बांग्लादेश में जागे हिंदू, चिन्मय की गिरफ्तारी का भारी विरोध, पुलिस ने बरसाई लाठियां और दागे आंसू गैस के गोले। एसआर ग्रुप की नींव रखने वाले शशि रुइया का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। वॉरेन बफे ने अपनी अरबों की संपत्ति का उत्तराधिकारी किया तय, दान किए 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के शेयर। सोने के दाम में बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, 1250 रुपए गिरकर 78,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। यूपी के विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने मिलेंगे 10,712 रुपए, योगी सरकार ने जारी किए निर्देश। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, एचआरटीसी बसों में दूध और सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन पर नहीं लगेगा कोई किराया। महाराष्ट्र में मायावती की बड़ी जीत के बाद नए मुख्यमंत्री पर सस्पेंस बना हुआ है। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है स्लोगन काफी सुर्खियों में रहा था। इन दोनों स्लोगन के विपक्ष कार्ड भी नहीं खोज पाया था। इसी बीच शिंदे गुट के नेता ने एक ऐसी पोस्ट सामने आई है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी है। ये पोस्ट लिखी है डॉक्टर मनीषा कायंदे ने। मनीषा महाराष्ट्र शिवसेना की एमएलसी और प्रवक्ता है। इस पोस्ट में मनीषा ने नारा दिया है, एक नाथ है तो सेफ है। वहीं इस नारे को लेकर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है। शिवसेना की प्रवक्ता और चुनाव से पहले विधानसभा परिषद की सदस्य बनी डॉक्टर मनीषा कायंदे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने एक है तो सेफ है जो सीएम शिंदे को जोड़ दिया है। सीएम की दौड़ में फडणवीस के आगे होने के बीच भले ही कुल शिवसेना नेताओं ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो फैसला लेंगे वह उन्हें मंजूर होगा, लेकिन महायुति में पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा है। शिवसेना नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि बीजेपी ने सीएम शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। हालांकि बीजेपी ऐसे किसी वादे से इनकार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे कोई डील नहीं हुई थी। वहीं इस नारे को लेकर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है। मनीषा कायंदे के इस नारे पर महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा समाज को जोड़ने के लिए दिया था। शिवसेना एमएलसी की पोस्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कहीं की बातें को कहीं जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नारे से इस बात को जोड़ने का कोई तुक नहीं बनता।
आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति को 288 में से 235 सीटों पर जीत मिली। अकेले बीजेपी ने 132 सीटों पर परचम लहराया। महाराष्ट्र में बीजेपी का ये सबसे बड़ा जीत है। शिवसेना को 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटों पर जीत हासिल हुई। एमवीएम में शिवसेना यूबीटी महज 20 सीटों पर ही जीत पाई। इसके अलावा कांग्रेस को 16 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी ने यहां 2 सीटें जीती। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी को सपोर्ट किया था। इसके बाद बीजेपी ने शिंदे को ही सीएम बना दिया। तब देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद सीन पूरी तरीके से बदल गया। बीजेपी ने इस बार महाराष्ट्र में अकेले दम पर 132 सीटें हासिल कर ली। ऐसे में इस बात की उम्मीद कम है कि शिंदे को फिर से सीएम बनाया जाएगा। हालांकि शिंदे समर्थक लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा, इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में इसको लेकर काफी आवाजें उठाई जा रही हैं। ईवीएम का देखो, अभी झारखंड में ईवीएम अच्छा है क्या? जब अभी वो लोग पहले जब जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, वो जो यंत्रणा उनके बाजू से मतलब उनके फेवर में रिजल्ट आते अच्छी है, तो जब हार जाते हैं तो बोलते ये यंत्रणा खराब है, जीतते तो बोलते अच्छा है। ऐसा कैसा है? महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम खराब है, अभी झारखंड में जीते हैं तो ईवीएम ठीक है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी विनम्र बनिए और विनम्रता से हार को स्वीकार करना सीखिए। जी धन्यवाद। मैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ। देखिए, किसानों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई 2020-21 में दिल्ली को घेर करके की, लेकिन जिस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित किया, सारे आंदोलन को एक जाति का आंदोलन, जाटों का आंदोलन घोषित किया। पहलवान आंदोलन हुआ, उसमें भी हमने शिरकत की। और उसके बाद जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में जाट वर्सेस नॉन जाट का नारा दिया गया, जाट जो है उसको तो हिंदू हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यानी कि ये खुद ही कह रहे हैं जो संघी ताकते हैं कि भाई जाट हिंदू नहीं है, 35 बनाम 1, जाट एक तरफ है और गैर जाट एक तरफ है। इस चीज ने जाटों की जो साइकोलॉजी है, साइक है, उसको अंदर तक हिला दिया। और कॉन्फ्रेंसेस बहुत हो चुकी, कॉन्फ्रेंसेस में बहुत बार बातें होती हैं, लेकिन आगे कोई एक्शन नहीं होता। तो इसके लिए हमने अभी जब से जाट ये हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट आया है, उसके बाद एक मुहिम हमने छेड़ दी है। हमने मान लिया भैया हम गैर जाट हैं, मतलब जाट से हम अलग हैं, हम जाट हैं, तुम गैर जाट हो, तुम हमें हिंदू नहीं मान रहे हो, तो हमारा नियरेस्ट धर्म सिख धर्म है, हम नमस्कार, हम चले सिख धर्म की तरफ। और इस विषय में एक चिट्ठी भी मैं लाया हूं जो चौधरी चरण सिंह जी ने
नेहरू जी को लिखी थी अक्टूबर 6, 1958 को, कुछ जाट वाली बात ही आ गई थी कि जाट का जब अपमान होता है तो वो रिएक्ट करता है। तो नेहरू जी ने किसी बात पे कह दिया था चौधरी साहब से कि भाई जरा आप ये थोड़ा जाटपन मत दिखाया करो। तो नाराज होकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो जाट को जाट कह करके आप प्रताड़ित करते हो, इसका नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान के जाट जो हिंदू थे उनमें से 56% कन्वर्ट हो गए, मुसलमान धर्म में चले गए या सिख धर्म में चले गए, जो कि पाकिस्तान बनने का बहुत बड़ा कारण बना। तो हमारे लिए धर्म बदल देना भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये मैसेज हमने दे दिया है और हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, हरपाल सिंह जी, हम दोनों भी गए थे गुरुद्वारा बंगला साहिब जालिए, और ये खंडा मेरे पास है। ये खंडा, क्योंकि सभी चैनलों पर मैं बैठता हूं, अब ये खंडा और एक स्टिकर भी हमने बनवा लिया, वो हमारे पीछे नजर आना आपको शुरू हो जाएगा। अब जो मुसलमान है वो टारगेट नंबर 1 है, सिख नंबर 2 है, और जाट और जोड़ दिए इन्होंने। ये तीनों बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर ये तीनों ही खड़े हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनकी संघियों की क्या हालत हो सकती है ये इन्होंने कल्पना नहीं की है। और जब से हमने ये कहा है कि भैया ठीक है, आपने जब हमें अलग कर ही दिया तो हमारे पास है, सिख धर्म में है, जट सिख बहुत है, तो हम चले वहां। हमारे पूर्वज भी वहां गए थे। 56% कन्वर्ट हो गए 1890 से 1930 के बीच में ही। तो इस मुहिम को छेड़ा जाएगा। हिंदू जब हमें हिंदू मान ही नहीं रहा, हमें प्रताड़ित कर रहा है। और मैंने ये भी कहा है, अभी सत्येंद्र जी पे मैं था 2-3 दिन पहले, के साथ यूपी बिहार में यादव गैर यादव, तो यादव भी हिंदू नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा, गुजरात में पटेल गैर पटेल, छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी गैर आदिवासी। तो इसका अर्थ आपका यह है कि हिंदुओं की तमाम मजबूत जातियों को जो लड़ सकती हैं आपसे, आपने उनको अलग कर दिया। बहुत अच्छी बात है, तो अलग ही हो रहे हैं। हम अब इस मुहिम को छेड़ चुके हैं और इस विषय में हमने लिखना, पढ़ना, बोलना शुरू कर दिया है कि भाई अब हम बड़ी संख्या में, समय लग सकता है, सिख धर्म की तरफ चलेंगे। और अगर सिख धर्म की तरफ जाट पलायन कर गया, क्या भू राजनीतिक इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, संघी अच्छी तरह जानते हैं। तो हमें ये कुछ ठोस स्टेप लेने पड़ेंगे, कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले बयान में कहा था, जो योगी जी ने अभी बयान दिया है ना, कि जो अयोध्या में हुआ था वैसा ही काशी में होगा, मथुरा में होगा। हमने कहा कि योगी जी समझ जाओ, ये मथुरा जाटलैंड का हिस्सा है। जाटलैंड में एक मुसलमान के हाथ से एक सुई नहीं छीनने देंगे। अब हम एक सुई, हम उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे और वो हमारे साथ मजबूती से खड़े होंगे। दलितों को आपने उपवर्गीकरण करके बांटा, वो भी हमारे साथ रहेंगे। अगर ये वर्ग और जातियां, मुसलमान, सिख, दलित और जाट, ये ही इनके काबू में नहीं आने वाला इस देश के अंदर। इन लोगों को घोषित कर देना चाहिए भाई हम हिंदू में है ही नहीं, और विशेषकर जाट। और जब भी मुसलमानों का कोई इनसे झगड़ा हो, मुसलमानों के साथ खड़े हो, और मुसलमान जैसे इनसे निपटना चाहे निपट ले, हम इनकी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। फिर हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से जो है अपने ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को यहाँ चलाते हैं, किस तरीके से हिंदू राष्ट्र का इनका जो है सारा सिस्टम चलता है। हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट यदि जाट, यादव, मराठे, ये बड़ी बड़ी जातियां अगर इनसे हट जाएं, इनका प्रोजेक्ट उसी टाइम फ्लॉप हो जाएगा। तो मेरा कहना ये है, मेरा निवेदन ये है कि हम लोगों ने इस निर्णय पर काम करना शुरू कर दिया है। बाकी आप प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जैसा आप ठीक समझें उसके लिए जो है हम लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर भड़की हिंसा ने कई बेगुनाहों की जान ले ली और माहौल फिलहाल तनावपूर्ण है। संभल में बड़े इस विवाद की बात करें तो इसका जिम्मेदार कौन है, प्रत्यक्ष तौर पर ये पता नहीं चल पाया है। वहीं प्रशासन की तरफ से जारी वीडियोस के अनुसार स्थिति ठीक नहीं है और लोगों में आक्रोश अधिक है, जिससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है।
इसी बीच अब इस हिंसा का जिम्मेदार करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा एक एक्ट को दी गई चुनौती का ही नतीजा इस हिंसा को माना जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर अपना पक्ष सीजेआई ने एएनआई को दिए गए एक पॉडकास्ट में रखा है, साथ ही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला भी दिया। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये एक्ट क्या है और इसके उल्लंघन का असर संबल जामा मस्जिद मामले पर कैसे पड़ा। संबल में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है। इस बीच अब पत्रकार राणा अयूब ने संबल हिंसा का जिक्र करते हुए पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का जिक्र किया। राणा अयूब ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, संबल में 4 की मौत। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने ज्ञान व्यापी मस्जिद और अन्य इस्लामी संरचनाओं के सर्वेक्षण की अनुमति ये कहते हुए दी कि पूजा स्थल अधिनियम 1999 का उल्लंघन नहीं करेगा। 4 लोगों की मौत के नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरह के विवादों में अक्सर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र होता है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसा ही रहना चाहिए जैसा 15 अगस्त 1947 को था। इस एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा। कांग्रेस की सरकार इस कानून को लाई थी और तब उनका कहना था कि इस कानून के बनने से सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना बनी रहेगी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के मामले को इस कानून से बाहर रखा गया था, क्योंकि इस कानून के बनने से पहले से ही ये मामला अदालत में विचाराधीन था। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि हालांकि 1991 का ये कानून किसी भी उपासना स्थल या धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदलने से रोकता है, लेकिन किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाना इस एक्ट की धारा 3 और 4 का उल्लंघन नहीं है। अगर आप आसान भाषा में कहें तो अदालत के कहने का मतलब ये था कि जो उस पूजा स्थल की प्रकृति 15 अगस्त 1947 को थी उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये पता जरूर किया जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 को उस पूजा स्थल की प्रकृति क्या थी। मथुरा और ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में मस्जिद पक्ष की ओर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में की गई इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। संबल में भी स्थानीय अदालत के आदेश को आगे ऊंची अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन ये मामला अदालतों में आगे बढ़ने से पहले ही हिंसा की वजह से ज्यादा सुर्खियों में आ गया। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा, लोकतंत्र में विपक्ष का स्पेस अलग है। कुछ लोग न्यायपालिका के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं, वे कोर्ट को विपक्ष में बदलना चाहते हैं, लेकिन न्यायपालिका कानूनों की जांच करने के लिए है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ही जुडिशरी के काम करने के तौर तरीके पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था, जुडिशरी का काम भी विपक्ष ने ले लिया है, हम मीडिया, जांच एजेंसी और न्यायपालिका का काम कर रहे हैं। राहुल के इसी बयान का जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा, मैं राहुल गांधी के साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों को ये नहीं मानना चाहिए कि न्यायपालिका को संसद या विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। ये गलत धारणा है, इसे बदलना चाहिए। गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। आंध्र प्रदेश सरकार अडानी समूह से जुड़े पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। अमेरिका में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप के बाद बिजनेसमैन गौतम अडानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब आंध्र प्रदेश सरकार फाइलों की समीक्षा कर रही है। खबर आ रही है कि सरकार द्वारा पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। आंध्र सरकार ने ये कदम अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अमेरिका में आरोप तय होने के बाद उठाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2021 से 2022 के बीच उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सोलर एनर्जी की सप्लाई से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर $265 मिलियन यानी कि 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। हालांकि अडानी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। अब आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पायाबुला केशव ने बताया कि राज्य सरकार पिछली सरकार के सभी आंतरिक फाइलों की जांच कर रही है, जिनके तहत से कथित गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार इस पर बारीकी से ध्यान दे रही है। देश में कॉर्पोरेट कंपनियों को लेकर बुरी खबर सामने आई है। हाल ही में कॉर्पोरेट मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में यह सामने आया है कि अप्रैल 2018 से सितंबर 2024 तक कुल 40,943 कंपनियां दिवालिया घोषित हो चुकी हैं।
बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस अवधि में कितनी कंपनियां दिवालिया घोषित हो चुकी हैं। मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 6 सालों में दिवालिया होने वाली कंपनियों की संख्या में लगातार इजाफा देखा गया है। साल 2018 से अब तक के सालाना आंकड़ों की बात करें तो कॉर्पोरेट मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2018 और मार्च 2019 के बीच 9,243 कंपनियां दिवालिया घोषित की गईं। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 12,373 कंपनियां दिवालिया घोषित हुईं। वहीं कोविड के दौर में अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच 3,392 कंपनियां दिवालिया घोषित हुईं। तो वहीं अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच 4,855 कंपनियां दिवालिया घोषित हुईं। अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक 4,730 कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित किया। कंपनियों ने दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया पूरी की और अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक ये संख्या 4,014 रही। इस साल के पहले 6 महीनों में अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक 2,336 कंपनियां दिवालिया घोषित हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक दिवालिया कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से जुड़ा एक और अहम आंकड़ा सामने आया है। कॉर्पोरेट मंत्रालय की माने तो इस दौरान कुल 3,396 कंपनियों से करीब 3,76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है। इन आंकड़ों को देखें तो लगातार पूरे देश में दिवालिया हो रही कंपनियों की संख्या में बढ़ोतरी चिंता का विषय बन गई है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।